नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः स्वागत है। आज बच्चों हम कक्षा 11 की एक पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। वह है पाठ्य पुस्तक उस पाठ्य पुस्तक का पहला ही अध्याय जनसंचार माध्यम। ये हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों में ही लागू होने वाला पाठ है। इस सत्र में ये हिंदी साहित्य में लागू होगा और इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर हम बात करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हाथ से लिख कर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 8 पृष्ठ हैं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। पहला प्रश्न है, संचार किसे कहते हैं? मौखिक या लिखित संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को भेजने की क्रिया ही संचार कहलाती है। अर्थात कोई भी लिखित या मौखिक संदेश हो सकता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है या एक आदमी से दूसरे आदमी तक भेजना है या एक आदमी से आदमियों के समूह को भेजना है। तो जो इसके लिए जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया ही संचार कहलाती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि संचार माध्यम किसे कहते हैं? संचार माध्यम क्या है कि ये जो काम आप कर रहे हैं यहाँ वाला, इसके लिए जो साधन आप काम में ले रहे हैं वही साधन संचार के माध्यम कहलाते हैं। जैसे अखबार है, पत्र पत्रिकाएं हैं, किताब है, या आप बोल कर कह सकते हैं, फ़ोन कॉल्स हो सकते हैं, या टीवी पर समाचार या कोई धारावाहिक या कोई मूवी देख रहे हैं, तो सारे संचार के माध्यम हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए काम आने वाले संसाधन ही संचार माध्यम कहलाते हैं। तो ध्यान रखें, संचार माध्यम किसे कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए काम आने वाले संसाधन ही संचार माध्यम कहलाते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, संचार के कितने तत्व माने जाते हैं? संचार के कुल मिलाकर 4 तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से? स्रोत या प्रचारक, ये वह व्यक्ति होता है जो संदेश देता है। फिर होता है संदेश, उसके बाद में जो संदेश क्या है कि मुझे पुस्तक चाहिए, उसके बाद में माध्यम, बोल कर कहा, लिख कर कहा, किस प्रकार से कहा, और एक होता है प्राप्त करने वाला। यह व्यक्ति यहाँ तक भेज रहा है और ये दोनों बीच के कड़ियाँ हैं। चौथा प्रश्न है, फीडबैक से आप क्या समझते हैं? तो फीडबैक से क्या समझते हैं, इसका उत्तर है कि संदेश प्राप्त करने वाले द्वारा संदेश प्राप्ति के बाद जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है उसे ही फीडबैक कहते हैं। मान लीजिए ए नाम के किसी व्यक्ति ने बी नाम के किसी व्यक्ति से एक पुस्तक मांगी, तो ये तो स्रोत हो गया, संदेश हो गया और माध्यम हो गया, बोलकर या लिख कर देना। अब ये व्यक्ति किताब देगा या नहीं देगा, दोनों काम हो सकते हैं। दे देगा तो भी हो सकती है, फीडबैक कहलाएगी। नहीं देगा तो ये कहेगा कि मेरे पास नहीं है, या मैं काम कर रहा हूँ इस पर, या मैं पढ़ रहा हूँ। तो वो जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? वो फीडबैक कहलाती हैं। अगला 5वां प्रश्न है, संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य संदेश के प्रसारण में आने वाली बाधा क्या कहलाती है? ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से कुछ कहा, अब ए ने जो समाचार कहा कई बार वो यहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शोर या नॉइज़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो बाधा के कारण से बाधित हो गया, किसी समस्या के कारण से, और संदेश वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। यह तकनीकी भी हो सकता है और भौतिक भी। जैसे आपने बोलकर किसी से कहा लेकिन आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची क्योंकि वहाँ पहले से बहुत ज़्यादा शोरगुल था, या आपने फ़ोन किया और किसी वजह से नेटवर्क सही नहीं था तो नहीं पहुँचा। आपने व्हाट्सएप किया, समाचार जल्दी से नहीं पहुँचा तत्काल क्योंकि उनका नेट बंद था, तो वह भी एक नॉइज़ या शोर की श्रेणी में माना जाएगा। वह एक बाधा के नाम से जाना जाता है। छठा प्रश्न है, संचार कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो संचार कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अंतः व्यक्तिक, मतलब खुद के साथ ही संवाद करना। कई बार व्यक्ति अपने आप में गुनगुनाता रहता है या विचार करता है या कोई योजना बनाता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। तो वह व्यक्ति, या कोई पूजा करता है, आरती करता है, या प्रार्थना करता है, या इबादत करता है, कि जब कोई व्यक्ति अकेला संवाद करता है जैसे पूजा या इबादत। दूसरा होता है अंतरवैयक्तिक। अंतर का मतलब है दो के मध्य, इन दो के मध्य होने वाला संचार, कि दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला संवाद। जैसे फ़ोन पर बात करना, हम किसी से फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं तो वो क्या है? अंतरवैयक्तिक संचार है। तीसरा है समूह संचार। दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में संवाद करते हैं
तो उसे समूह संचार के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी कक्षा में अध्यापक और बच्चों के बीच होने वाला संचार, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी एक बात पर, किसी एक समस्या पर और अपनी अपनी राय रख रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो भी समूह संचार कहलाएगा। चौथा होता है जनसंचार। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जनसंचार में क्या होता है कि जब किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक साधन द्वारा संवाद किया जाता है। प्रत्यक्ष आंखों के सामने नहीं होता, क्या होता है, यांत्रिक या तकनीक के माध्यम से किया जाता है, उसे जनसंचार या मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे टीवी, रेडियो, अखबार में प्रसारित होने वाले समाचार, क्योंकि आप देखते हैं कि टीवी वाले हमारे सामने नहीं होते, रेडियो वाले सामने नहीं होते, अखबार में किसने समाचार लिखा हमें हमारे सामने नहीं होते, या किसी नेता द्वारा किसी जनसभा को संबोधित करना, ये सारे क्या कहलाते हैं, जनसंचार कहलाते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है इस अध्याय के कारण के हिसाब से। जनसंचार की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है कि जनसंचार की सार्वजनिक प्रकृति ही उसकी सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। सार्वजनिक मतलब सबके काम आने वाली। जनसंचार जनसंचार संचार के अन्य प्रकारों से किस प्रकार भिन्न है? संचार के प्रकार कुल मिलाकर आपने 4 देखे थे, उनमें से एक जनसंचार भी था, तो बाकी जो 3 बच गए, उन तीनों से यह किस प्रकार से भिन्न है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि संचार के अन्य 3 प्रकारों, जैसे अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक व समूह संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता में सीधा संबंध होता है, जबकि जनसंचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे आपने टीवी पर कोई समाचार सुना, तो सुनाने वाले को मतलब नहीं है कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, आपने आवाज़ कम कर रखी या नहीं कर रखी, आप गाने सुन रहे हैं, आप टेलीविज़न चालू कर दिया। अखबार में भी यही होता है, उसने प्रकाशित कर दिया, उसके बाद में आप उस समाचार को पढ़ें या उस अखबार में रोटियां लपेटें, आप पर निर्भर है। तो यहाँ पर सीधा संबंध नहीं होता है। ये इसी हिसाब से सबसे इन ऊपर वाले तीनों से भिन्न होता है। जनसंचार का सबसे बड़ा दोष या सीमा क्या है? उसका एक तरफा या एक पक्षी होना। एक पक्षी इसलिए समाचार लिख दिया, बोल दिया या दिखा दिया, अखबार में लिख दिया, रेडियो पर बोल दिया या टीवी पर दिखा दिया, लेकिन आप उस अपनी प्रतिक्रिया उस पर नहीं रख सकते, इसलिए यह एक पक्षी होता है। ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। किसी समाचार पत्र के द्वारपाल कौन माने जाते हैं? तो उस समाचार के पत्र के संपादक, सहायक संपादक व उप संपादक इसके द्वारपाल माने जाते हैं। संचार के क्या क्या कार्य हैं, संक्षेप में लिखिए। तो संचार द्वारा निम्न कार्य किए जा सकते हैं, जैसे किसी वस्तु या सेवा की प्राप्ति। जैसे बात की थी हमने कि आप किसी से कोई पुस्तक लेना चाहते हैं, तो वस्तु या सेवा आपको मिल रही है, या पानी की बोतल ले रहे हैं। किसी व्यवहार को नियंत्रण में करना, किसी व्यवहार को नियंत्रण में करना, जैसे आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्लास में कोई अध्यापक नहीं है, तो कक्षा के सभी बच्चे और आपस में बात कर रहे हैं, खड़े हैं, उद्दंडता कर रहे हैं या बदमाशियां कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, तो उस व्यवहार को संचार के माध्यम से ही नियंत्रित किया जाता है। किसी वस्तु या सेवा की जानकारी प्राप्त करना, कि मुझे मोबाइल लेना है या मुझे इस पुस्तक के बारे में जानना है, तो इसमें क्या है, तो उसकी जानकारी प्राप्त करना। अपने भावों को अभिव्यक्त करना, आप अपनी बात भी कह सकते हैं, किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। सामाजिक संपर्क स्थापित करना, समाज के साथ आप अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। या किसी समस्या से बचाव, कोई समस्या आई, कोई प्रश्न ऐसा आया जो आपको आता नहीं है, जिसका उत्तर आपको पता नहीं है, तो आप संचार के माध्यम से अपने गुरुजन से और उस समस्या का निपटारा कर सकते हैं। एक प्रतिक्रिया व्यक्त करने में, जो सामने से प्रतिक्रिया आई कोई चीज़, किसी चीज़ की, तो आप उसमें अपनी प्रतिक्रिया जोड़ सकते हैं कि आप सहमत हैं, असहमत हैं या अर्ध सहमत हैं, जिस प्रकार से भी। और अपनी भूमिका निभाने में, जैसे शिक्षक, जैसे मैं शिक्षक हूँ, तो मैं बिना संचार के किसी भी प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं संवाद नहीं करूँगा, संचार नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा, तो मेरा जो धर्म है, मेरा जो पेशा है, मेरा जो कार्य है, वह कार्य बाधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाने में भी हम अपने संचार का कार्य, संचार को काम में लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। जनसंचार के कार्य लिखिए। तो जनसंचार के कार्य निम्न होते हैं। पहला होता है सूचना देना। जनसंचार के द्वारा ही देश दुनिया के समाचार हम तक पहुंचते हैं। शिक्षित या जागरूक करना, जनसंचार के द्वारा जनता को अच्छे बुरे के विषय में जागरूक किया जाता है। जैसे उपभोक्ता कानून के बारे में,
टीवी पर बहुत बार इसके एडवर्टाइजमेंट आते हैं, या स्कूल में एक बोर्ड लगा होता है गुड टच बैड टच, कि हम किसी दूसरे बच्चे या बालिका को स्पर्श कर रहे हैं तो हमारी नीयत कैसी है, हम कहाँ कैसे स्पर्श कर रहे हैं, तो वो एक गुड टच है या बैड टच है, इसके विषय में भी और हम वहाँ पर जो पंपलेट्स या बोर्ड लगा है उस बोर्ड के माध्यम से जान सकते हैं। तो वहाँ हमें शिक्षित या जागरूक ही किया जा रहा है। मनोरंजन करना, कि सिनेमा, टीवी, रेडियो, फिल्म या धारावाहिकों के माध्यम से मनोरंजन भी किया जाता है। एजेंडा तय करने या एजेंडा तय करने में मदद करना, किसी समसामयिक घटना पर देश या समाज का एजेंडा तय करने में भी जनसंचार मदद करता है। जैसे किसान आंदोलन के पक्ष में किसी को किसी भी किसान को या किसी भी व्यक्ति को घर जाकर न्योता नहीं दिया गया, लेकिन बहुत सारे किसान जनसंचार के माध्यम के कारण से ही और उस धरना स्थल तक पहुंचे थे। आगे है निगरानी करना, सरकार और सरकारी संस्थाओं के कामकाज की निगरानी, जिसे मॉनिटरिंग कहते हैं, भी जनसंचार का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध करवाना, कि टीवी की बहस, रेडियो की चर्चा या समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर विभिन्न स्तंभों के जरिए चर्चा आमंत्रित की जाती है। इससे हम अपने विचार रखने में सक्षम हो पाते हैं। आप अखबार के किसी कार्यालय को किसी एक विशेष मुद्दे, घटना या समस्या पर अपने विचार लिख कर भेज सकते हैं। यदि उनको उचित लगता है तो वे उसमें प्रकाशित कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको एक मंच उपलब्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है, पौराणिक मिथकों के अनुसार भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो महर्षि ऋषि नारद को। ग्रामीण या लोक संचार माध्यमों के उदाहरण लिखिए। गांव में अपनी बात कहने के लिए गांव के लोग किस प्रकार से और के माध्यमों का उपयोग करते हैं, उसके नाम लिखने। तो कठपुतली के माध्यम से और विभिन्न लोक नाट्य कौन कौन से? जैसे लावणी, रागनी, तमाशा, स्वांग, नौटंकी या भांड इत्यादि के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता है या मनोरंजन किया जाता है। प्रिंट मीडिया के लिए की जाने वाली पत्रकारिता के पहलू कौन कौन से माने जाते हैं? तो प्रिंट मीडिया के लिए की जाने वाली पत्रकारिता के 3 पहलू माने जाते हैं, 3 हिस्से माने जाते हैं। जैसे समाचार संकलित करना, कि एक तो आपको समाचार एकत्र करने हैं, दूसरा संपादित करके उसे छपने योग्य सामग्री तैयार करना। समाचार आपने लेके आए तो बहुत ज़्यादा लिख कर लेकर आए थे, लेकिन अखबार के कार्यालय में बैठकर आप उसमें से जो चीज़ें काम की हैं, जनता तक पहुंचाने के योग्य हैं, उन चीज़ों को छांटते हैं, अनावश्यक चीज़ों को हटा देते हैं। तो उसको सामग्री को तैयार करना और किसी अखबार या पत्र पत्रिका में छापकर पाठक तक पहुंचाना, ये इसके 3 आयाम या 3 पहलू माने जाते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला, भाषा कोई सी भी हो इस बात से मतलब नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बंगाल गजट। यह है वर्ष 1780 में कोलकाता, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, और उस समय कलकत्ता था। कलकत्ता से अगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में प्रकाशित हिंदी के पहले समाचार, ये देखिए यहाँ हिंदी शब्द आया, एक वहाँ तो था पहला समाचार पत्र, और यहाँ है हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम लिखिए। तो हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम है उद्दंत मार्तंड। वर्ष 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कलकत्ता, अब कोलकाता तब कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, और इसकी आवृत्ति साप्ताहिक थी, अर्थात एक सप्ताह में यह प्रकाशित हुआ करता था। आगे 18वां प्रश्न है, हिंदी अखबारों व पत्रिकाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आधुनिक काल के बहुत अच्छे और बड़े लेखक हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के सबसे बड़े पत्रकार माने जाते हैं महात्मा गांधी। आज़ादी के समय देश में कुल कितने रेडियो स्टेशन थे? तो 9 रेडियो स्टेशन थे। नाम देखेंगे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये जो 4 बड़े महानगर हैं वो महानगर। उसके बाद में लखनऊ और तिरुचिरापल्ली, ये 6 नाम आप याद रख लें। उसके बाद ढाका, लाहौर और पेशावर, ये 3 और थे। वर्तमान में ये जो 3 हैं, ढाका, लाहौर और पेशावर, ये भारत के विभाजन के पश्चात और पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, लेकिन आज़ादी के समय ये भारत का ही रेडियो स्टेशन कहलाता
भारत के ही रेडियो स्टेशन कहलाते थे। आगे 21वां प्रश्न है संचार के विभिन्न माध्यमों के नाम और उनकी विशेषता लिखिए। तो पहला जैसे अखबार या पत्र पत्रिकाएं, ये मुद्रित माध्यम है अर्थात प्रिंट मीडिया होता है। दूसरा रेडियो, ये श्रव्य माध्यम होता है, आप इसमें चित्र नहीं देख सकते या लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, वहाँ पर सिर्फ आपको सुनना पड़ेगा। और टेलीविज़न, ये श्रव्य दृश्य सामग्री है, मतलब इसको सुना भी जा सकता है और दृश्य देखा भी जा सकता है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी में सुधार के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर पी.सी. जोशी इसके अध्यक्ष थे। भारत में बनी पहली फिल्म का नाम बताइए। यह कब व किसने बनाई थी? पहली फिल्म, ऐसा नहीं है सिर्फ पहली फिल्म की बात है जो भारत में बनी थी, तो फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। यह फिल्म 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। यह एक मूक या गूंगी फिल्म थी। इसमें सिर्फ संकेतों के माध्यम से संवाद किया गया था, संकेत थे उसमें और बाकी आवाज़ नहीं हुआ करती थी। उस समय जो तकनीकी है वह इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी कि आवाज़ भी साथ में रिकॉर्ड कर ली जाए, इसलिए आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी, सिर्फ इशारों से काम लेना पड़ता था। तो कब कौन सी फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र। कब बनी? 1913 में। किसने बनाई? दादा साहब फाल्के ने। और उसके बाद बता दें दादा साहब फाल्के देश के पहले फिल्मकार थे, इसलिए सबसे बढ़िया काम करने वाले व्यक्ति को फिल्मों में सबसे बढ़िया काम करने वाले व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार रखा गया है। और यह एक मूक या गूंगी फिल्म थी। भारत में बनी पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? या बोलती शब्द दे दिया। पहली फिल्म तो थी राजा हरिश्चंद्र और बोलती, जिसमें मतलब आवाज़ भी थी, तो बोलती फिल्म वर्ष 1931। आप देखेंगे पहली फिल्म बनी थी 1913 में और 13 को विपर्य कर दो, इन दोनों संख्याओं को 3 1 3 को 3 1 कर दो, में बनी आलम आरा फिल्म भारत की पहली बोलती फिल्म थी। क्या नाम है? आलम आरा। कब बनी? 1931 में। इसमें पहली बार आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी। अगला 25वां प्रश्न है इंटरनेट मीडिया लोकप्रिय क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेट मीडिया पर प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सिनेमा और पुस्तकालय भी मिल जाते हैं। मतलब अखबार भी आप पढ़ सकते हो और टीवी भी देख सकते हो, दोनों का में मतलब आप वीडियो भी देख सकते हो और लिखा हुआ भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप फिल्में देख सकते हो, धारावाहिक देख सकते हो या कोई सीरीज देख सकते हो, कोई पुस्तक पढ़ सकते हो, जैसे पीडीएफ वर्जन में बहुत सारी पुस्तकें हैं। और यह एक पक्षीय नहीं होता, आप किसी वीडियो पर किसी भी चीज़ पर आप अपने कमेंट से वहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए आम पाठक इससे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। जबकि जनसंचार माध्यमों की सबसे बड़ा जो दोष था वो दोष ये था कि वह उसमें और पाठक या श्रोता या दर्शक सवाल जवाब नहीं कर सकते थे, एक पक्षीय था। इंटरनेट मीडिया एक पक्षीय नहीं है, द्विपक्षीय है। इंटरनेट मीडिया की सबसे बड़ी खामी क्या है, मतलब इसके दोष क्या हैं? एक तो यहाँ पर अश्लील सामग्री मिलती है, इसकी वजह से जो बच्चों का या देखने वालों का नैतिक जो पतन है वह होता है। और दूसरा, अफवाहों के द्वारा अवांछित घटनाओं को अंजाम देना या इसका या इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग करना। अवांछित जो नहीं चाहते, जैसे दंगे इत्यादि, माहौल में तनातनी पैदा हो जाती है समाज में। इंटरनेट मीडिया की खूबी बताइए, अच्छाइयाँ क्या हैं इसकी, अच्छाइयाँ बताइए। तो एक ही क्लिक पर खबर आपकी दुनिया भर में फैल जाती है। आपने पोस्ट लिखी और फेसबुक पर उसे लगाया, सेव किया और पूरी दुनिया उसे देख सकती है। समय के हर एक पल का उपयोग होता है। किसी फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि जैसे 30 अप्रैल 2022 रात 11:59 है और आप 11:59 पर क्लिक कर देंगे, सेव कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म भरा हुआ मान लिया जाता है। जबकि जैसे अब यदि आपको ऑफलाइन जमा करवाना होता तो आप कार्यालय समय में ही करवा सकते हैं, जैसे 4 या 5 बजे तक का समय है, तो वहाँ उसके बाद तिथि तो वही थी 30 अप्रैल, लेकिन कार्यालय 4 बजे या 4:30 बजे बंद हो गया, उसके बाद का समय आपका काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप हर एक पल का ले सकते हो। ताज़ा जानकारी उपलब्ध होना, अब टीवी पर और इंटरनेट मीडिया पर ताज़ा जानकारी मिलती है, जबकि अखबार में पहले दिन के समाचार मिलते हैं। असामाजिक या समाज के खिलाफ होने वाली कोई बात है तो उसके विरुद्ध लामबंद या एकजुट हो जाना, जैसे किसान आंदोलन में किसानों को लगा कि ये हमारे किसान समाज के हित में नहीं है, तो सारे उस पर लामबंद या एकजुट हो गए थे। 28वां प्रश्न है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का श्रेय
किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के गुटेनबर्ग को दिया जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने ही शुरू की और उसके बाद से किताबें या अखबार इत्यादि छपने लगे थे। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम किसे माना जाता है? तो सिनेमा को, फिल्मों को। और फिल्मों के माध्यम से मतलब हर एक समस्या, मुद्दे या घटना पर फिल्में बनाई जाती हैं। इससे जनता को शिक्षित करने का कि जनता को शिक्षित और जागरूक करने का एक पॉइंट या एक साधन हमें मिल जाता है। तीसरा है 30वां, निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए अथवा नहीं? इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। हम पहले तो पक्ष में देंगे, अर्थात कि सरकारी जो निजी चैनल है, प्राइवेट चैनल है, उन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये बताते हैं कि निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। ये चैनल किसी न किसी कॉरपोरेट घराने से जुड़े होते हैं तथा एक पक्षीय खबर चलाते हैं, उसी कॉरपोरेट घराने को बढ़ावा देने वाली। सरकारी नियंत्रण न रहेगा तो ये किसी जाति, धर्म, लिंग मतलब महिला या पुरुष, क्षेत्र, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत या मध्य भारत या भाषा के खिलाफ भी खबरें चला सकते हैं। इसलिए इन पर सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है। अब हम कहेंगे कि निजी चैनलों पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए, वो बात विपक्ष में लिखेंगे कि निजी चैनलों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सरकार हमेशा अपना ही गुणगान करती है, जबकि मीडिया का कर्तव्य सरकार के कार्यों व नाकामी को जनता के सामने लाना होता है। सरकारी नियंत्रण होने से वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए सरकार का नियंत्रण और उन चैनलों पर होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं ना। तो दोनों ही बातें आपको वहां लिखनी हो सकती हैं। 31वां प्रश्न है, जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से बढ़ता व लोकप्रिय हो रहा माध्यम कौन सा है? तो वह है इंटरनेट माध्यम। आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों में तो कोविड के दरमियान तो हर एक घर में और इंटरनेट वाले मोबाइल फोन की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है लगभग। 32वां प्रश्न है, टीवी के निजी चैनल अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? अब सफल होने के लिए आपके पास 2 तरीके अच्छे भी और बुरे भी। चलाओ, आपको नाम कमाना है, आप बहुत अच्छा काम करते चलिए काफ़ी सालों तक, तब जाकर आपका नाम होता है। या आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा कर लीजिए तो आपका नाम और बहुत जल्द अखबारों में छप जाएगा। कोई अपराध कर लीजिए, पुलिस थाने के माध्यम से आपका नाम समाचार पत्रों में छप जाता है। तो आप कौन सा तरीका अपनाते हैं? टीवी चैनल वाले गलत वाला तरीका अपनाते हैं। देखते हैं कि टीवी चैनल्स व्यावसायिक सफलता के लिए कई तरीके अपनाते हैं जो निम्न हैं। किसी सामान्य सी घटना को नमक मिर्च लगाकर सनसनीखेज बनाकर पेश करना और ताकि लोगों की इच्छा जिज्ञासा उसमें जागृत हो। भय, रोमांच व जिज्ञासा वाले कार्यक्रम दिखाना, जिसमें जैसे भूतों वाले या अपराध वाले इस प्रकार के, या एक ही दृश्य को विभिन्न एंगल से दिखाना। आपने धारावाहिकों में देखा होगा, जो टीवी पर धारावाहिक आते हैं उनमें नाटक आते हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि एक गिलास गिर जाता है तो दूसरा हक्का बक्का रह जाता है, तो 3-4 एंगल से उसको इधर से दिखाएंगे, उधर से दिखाएंगे। तो विभिन्न एंगल्स से दिखाना या कार्यक्रम को लंबा खींचना और एक गंभीर जिज्ञासा पर रोक देना। मतलब हम देखते हैं कोई बहुत जोरदार बहस चल रही है, लड़ाई चल रही है, या मतलब एक तनाव का सा माहौल है किसी धारावाहिक में, और तभी दरवाजे की घंटी बजती है और सभी लोग एक एक करके दरवाजे की तरफ देखते हैं। एक एक करके देखते नहीं है, हालांकि सब एक साथ देखते हैं दरवाजे की तरफ, लेकिन टीवी के उस धारावाहिक में क्या होता है, अलग अलग लोगों को और गेट की तरफ या मुख्य द्वार की तरफ देखते हुए दिखाया जाता है। और तब कोई आदमी गेट खोलता है और गेट खोलकर सामने देखता है और कहता है आप, और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब टीवी वाले उस आने वाले व्यक्ति को हमें नहीं दिखाते और उसी दौरान क्या करते हैं, उस कड़ी को या धारावाहिक के उस भाग को वहीं बंद कर देते हैं, ताकि हमारे अंदर इस बात की जिज्ञासा बहुत तेज हो जाए कि इस समय अब कौन आया होगा, और लोग इतने आश्चर्यचकित क्यों हुए, अचंभित क्यों होते हैं। या 5वां देखा है कि हंसी के नाम पर फूहड़ता या द्विअर्थी बातें करना। हंसी मजाक के नाम पर वो फूहड़ता करते हैं, मतलब इस प्रकार से के वाक्य बोलते हैं कि उनमें से एक अश्लीलता या फूहड़ता झलकती है, तथा कई बार द्विअर्थी बातें करते हैं जिसके 2 अर्थ निकाले जा सके। यदि
हम गलत वाले अर्थ पर बात करेंगे तब तो वो कह देते कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा कहना चाह रहा था। तो इस प्रकार से फुहड़तापूर्ण या द्विअर्थी या द्वि दो प्रकार के अर्थ देने वाले वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से और निजी चैनल से जो है, प्राइवेट जो चैनल हैं, वो अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए और नए नए प्रोपेगेंडा, नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। परीक्षाएँ बहुत जल्द शुरू हो रही हैं, तो आप सभी को उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। अब इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।